नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग टेस्ट तीसरे का पहला पार्ट देखेंगे। इसके पूर्व में टेस्ट 1 और टेस्ट 2 तीन पार्ट के माध्यम से उसको कंप्लीट करा दिया गया है। जिन लोगों ने अभी किसी कारणवश उसे कंप्लीट नहीं किया है वो प्लेलिस्ट में जाके उसे कंप्लीट कर लें। निश्चित तौर पर वर्तमान में जो मौसम है वो बिल्कुल अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसी बीच में अपना रास्ता बनाना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये टेस्ट श्रृंखला। पहला प्रश्न है, हाल ही में डिजी सक्षम कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। पहले प्रश्न का सही जवाब होगा सी। याद रखिएगा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ मिलकर यह पहल शुरू की। और यह पहल क्यों शुरू की गई? क्योंकि युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना और डिजिटल स्किल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना डिजी सक्षम का मेन उद्देश्य था। अब प्रश्न उठता है कि यह डिजी सक्षम कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो आपका जवाब होगा 30 सितंबर 2021 को। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि इसमें पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल दिया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें डिजिटल कौशल भी मुफ्त में प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रकार पहले प्रश्न का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, और श्रम रोजगार मंत्रालय के साथ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया को भी याद रखिएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि हाल ही में किस उद्देश्य से SACRED पोर्टल लॉन्च किया गया? यदि हम SACRED पोर्टल इसका फुल फॉर्म देख लें तो काफी हद तक हम अपने आंसर को जा सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। इसका मतलब क्या है कि ऐसे सीनियर सिटीजन जो एबल हैं री एम्प्लॉयमेंट यानी पुनः रोजगार के लिए गरिमा के साथ, यानी गरिमा के पूर्ण पुनः रोजगार प्राप्त करने में एबल लोगों को ये पोर्टल सुविधा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसका मतलब दूसरे का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक ऑनलाइन रोजगार विनिमय मंच के रूप में SACRED पोर्टल लॉन्च किया गया। कहने का मतलब यह है कि जो सरकारी नौकरी का अवसर तलाश रहे हैं ऐसे वरिष्ठ लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये पोर्टल है। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये जो SACRED पोर्टल है ये सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। यह भी आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा बी। तीसरे प्रश्न पे चलिए, कह निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि एक तरफ पूरा पाषाण स्थल है और दूसरी तरफ उसके स्थान है। पूरा पाषाण स्थल को इंग्लिश में पैलियोलिथिक कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। यह बिल्कुल सही है। अगला है आदमगढ़ हिल्स ये नर्मदा घाटी में है। यह भी सही है। अगला है पोटवार पठार। ये पोटवार पठार जो है ये दक्षिणी भारत में दिखा रहा है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि पोटवार पठार जो है ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। यानी भारत के उत्तर पश्चिम में कौन कौन से पूरा पाषाण काल है? तो पोटवार और सोन घाटी ये भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में है। यानी ये सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला है कुरनूल कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तीसरे का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। वहीं अगर हम उत्तर भारत में बात करें तो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। ये भी पूरा पाषाण स्थल है भारत में। इसके अलावा अगर हम दक्षिण की बात करेंगे तो चेन्नई के निकट अतिरमपक्कम एक जगह है जो आप चेन्नई के निकट है। ये दक्षिण भारत से आपको रिलेट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा सी। चौथा देखिए, करेक्ट, जब पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट वंश के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ तब पाल साम्राज्य का शासक कौन था? तो आपका सही जवाब होगा धर्मपाल। उस समय कौन शासक था? धर्मपाल था। जरा आइए पाल साम्राज्य को एक बार समझ लें। अगर यहाँ पर पाल साम्राज्य से संबंधित पूछ रहा है तो पाल साम्राज्य जो थे वो उसका स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा कि 770 ईस्वी में गोपाल के उत्तराधिकारी उसका पुत्र धर्मपाल बना और उसने 1810 तक शासन किया। और उसी के शासनकाल में कन्नौज और उत्तर भारत के नियंत्रण के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। यानी चौथे का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, धर्मपाल। एक बात और याद रखिएगा कि उस समय प्रतिहार वंश का शासक कौन था? ध्रुव था। ठीक है, और यदि हम ये कहें कि ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था इसे कन्नौज त्रिकोणी युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है। अगर कोई पूछे कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है तो आपका जवाब होगा दंतिदुर्ग। यदि प्रतिहार वंश का पूछे तो हरिचंद, और प्रतिहार वंश में हरिचंद द्वारा स्थापना किया गया, लेकिन नागभट्ट वन इसका प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, इस प्रकार चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा बी। पांचवा देखिए, हाल ही में भारत के पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। अब ये देखिए ग्रीन टर्म लोन क्या है? ये जो ग्रीन टर्म लोन है इस पर हस्ताक्षर हुआ NTPC, यानी NTPC की एक सहायक कंपनी है जिसका क्या नाम है? NTPC REL।
इसने राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजना स्टैब्लिश करने के लिए पहला ग्रीन टर्म लोन समझौता हस्ताक्षर किया। ठीक है, और एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा कि एनटीपीसी आरईएल ने कच्छ में 4.75 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा एकल स्थानीय सौर पार्क बना रहा है। ठीक है, ये भी बात याद रखना है। इस प्रकार पांचवे का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एनटीपीसी। या एनटीपीसी की जगह पर अगर एनटीपीसी आरईएल दिया होगा तब भी आप उसको सही टिक करेंगे। पांचवे का जवाब ए होगा। छठवां देख लीजिए, अगर ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपना ये पूछा जाए तो आपका सही जवाब होगा छठवें का सी। ब्लू वाटर पॉलिसी के साथ साथ पुर्तगालियों की एक और समुद्री पॉलिसी काफी फेमस है, कार्टज अरमेडा काफिला व्यवस्था। कार्टज शब्द का अर्थ होता है परमिट, यानी हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए पुर्तगाली परमिट जारी करते थे। बिना परमिट के आप अरब सागर में प्रवेश पर प्रतिबंध था। ठीक है, ये इन दो बातों को आप एक साथ समझेंगे। अब आइए कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई। तो 20 मई, इसके थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं पुर्तगालियों के। 20 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत आया और 1501 में उन्होंने कन्नूर में एक व्यापारिक कारखाना स्टैब्लिश कर दिया। और फ्रांसिस्को दी अल्मीडा नाम का पहला पुर्तगाली गवर्नर 1505 में भारत में आया। ठीक है, और अल्मीडा का उद्देश्य क्या था कि पुर्तगालियों को मास्टर ऑफ द ओशन बनाना। ठीक है, इसी की नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी। छठवें का सही जवाब क्या होगा? सी। सातवां देखिए, करा है कि यहां पर कुछ शासक हैं और उनके साम्राज्य से कोरिलेट कराना है। पहला दिया है गोपाल। अभी आपने पढ़ा गोपाल जो था वो किसका था? पाल वंश का संस्थापक था, यानी आप एक को दूसरे के साथ, वही दंती दुर्ग को आप राष्ट्रकूट के साथ, ठीक है, भोज को यानी बी को तीसरे के साथ, भोज को प्रतिहार के साथ यानी सी को पहले के साथ, और पृथ्वीराज तृतीय को चौहान वंश यानी डी को चौथे के साथ कोरिलेट कर देंगे। इस प्रकार सातवें प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, अगला देखिए, आठवां प्रश्न, सबने अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना और परिषद में प्रवेश को आध्यात्मिक हार, आदर्शों का समर्पण और क्रांतिकारी से सुविधावादी मानसिकता की ओर पीछे हटना, ये किसका मानना था? तो आपका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने इसको सबने अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना और परिषद में प्रवेश लेना, इसको इन्होंने आध्यात्मिक हार से देखा, आदर्शों का समर्पण देखा के तौर पर देखा, और क्रांतिकारियों से सुविधावादी मानसिकता की ओर पीछे हटने से इन्होंने इसको कोरिलेट किया था। और एक बात और जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप याद रखिएगा कि उन्होंने विश्व के लोगों की तरह भारतीय लोगों के सामने मूल लक्ष्य पूंजीवादी का उन्मूलन और समाजवाद की स्थापना का रखा था। आठवें का सही जवाब होगा ए। नौवां देखिए, 1937 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने भारतीय लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया? यदि आपसे ये पूछा जाए कि उन्होंने नागरिकों के लिए क्या व्यवस्था की, ठीक है, अगर भारतीय नागरिकों के लिए, तो नागरिकों के लिए उन्होंने आपातकालीन अधिकार देने वाले कानून को निरस्त कर दिया, हिंदुस्तान सेवक दल और यूथ लीग जैसे अवैध संगठनों और कुछ किताबों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध हटा दिया, प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया। देखिए आपके विकल्प बी में ये चीज़ दी है, यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसके अलावा अखबार को ब्लैकलिस्ट या काली सूची से बाहर किया, जब्त किए गए हथियार शस्त्र लाइसेंस को बहाल किया, पुलिस की शक्तियों पर अंकुश लगा दिया और सीआईडी के राजनेताओं का पीछा करना बंद कर दिया। ठीक है, इतनी चीजें उन्होंने नागरिक सुविधा के उद्देश्य से किया। इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो राजनीतिक कैदी थे, क्रांतिकारी थे, उनको रिहा किया गया, उनके नजरबंद या निर्वसन को भी समाप्त किया गया। बॉम्बे में सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरकार की जो जब्त भूमि थी उसको बहाल कराया। सबने अवज्ञा आंदोलन से जुड़े जो अधिकारियों के पेंशन थी उनको बहाल की। ये थी नागरिकों के लिए। यदि ये पूछा जाए कि समाज कल्याण के लिए, तो जैसे समाज कल्याण के लिए आप ये समझ सकते हैं कि हरिजनों के कल्याण के लिए कुछ उपाय किए, जैसे मंदिर में प्रवेश, सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग, छात्रवृत्ति, सरकारी सेवा, पुलिस की संख्या में उनकी वृद्धि करना, ये सब एक सामाजिक कल्याण सुधार थे। उसी के साथ साथ प्राथमिक, तकनीकी और उच्च शिक्षा में सार्वजनिक स्वास्थ्य में लोगों की ध्यान दिया जाए, खादी को अनुदान प्रदान किया जाए, ठीक है, इससे उसको प्रोत्साहन मिले, जेल में सुधार हो, स्वदेशी उद्यमों को प्रोत्साहन मिले, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को समाज कल्याण सुधार से आप देखेंगे। और साथ ही साथ समाज कल्याण के सुधार में एक और महत्वपूर्ण काम कांग्रेस सत्ता में जब आई तो की 1937 में, कि 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो एक कमेटी गठित की गई, राष्ट्रीय योजना समिति, इसके माध्यम से योजना विकसित करने का भी प्रयास किया गया। इस प्रकार 9 का सही जवाब हो जाएगा बी। इसको आपने विस्तार में देखा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, लिखा है कि भारत का पहला हवाई सीडिंग अभियान जिसे तेलंगाना में शुरू किया गया उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा कि यह हवाई सीडिंग क्या है, सीड क्रॉप्टर ड्रोन का उपयोग करके तेलंगाना में भारत का पहला हवाई सीडिंग अभियान शुरू किया गया और इसका नाम क्या रखा गया? हरा भरा। यानी 10वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। और इस अभियान का एक उद्देश्य है कि 2030 तक देश में ड्रोन का उपयोग करके 1 अरब पेड़ लगा दिए जाएं। ठीक है, 10वें का सही जवाब होगा बी, हरा भरा। अगला देखिए 11,
हाल ही में एस्ट्रो होम रोबोट, जिसे ग्राहकों को घर की निगरानी और परिवार के संपर्क में रहने जैसे कई कार्यों में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया, किसका उत्पाद है, यानी किस कंपनी का ये एस्ट्रो होम रोबोट है? तो आपका सही जवाब होगा अमेजन ने। अमेजन ने इसको विकसित किया है ताकि ये घर की निगरानी करे और परिवार के संपर्क में कई कार्यों को मदद करे। यानी 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। 12 देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए इसको देखते हैं। पहला कथन दिया है कि लोथल हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच व्यापार हेतु एक विक्रय केंद्र था। पहला स्टेटमेंट सही है। ये लोथल कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है और लोथल से गोदीवाड़ा के लिए काफी फेमस है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, धौलावीरा सिंधु घाटी के सभी शहरों में सबसे बड़ा था। ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मोहनजोदड़ो सभी सिंधु शहरों में सबसे बड़ा था, यानी 12 का दूसरा स्टेटमेंट गलत। लेकिन धौलावीरा अभी हाल ही में करंट के लिहाज से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति, जिसको आप WSC कहते हैं, उसकी 44वीं बैठक के बाद धौलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के हड़प्पाई स्थल में धौलावीरा ऐसा पहला स्थल है जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। ठीक है, इसलिए धौलावीरा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैंने करंट के सेशन में धौलावीरा को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप लोगों ने इसको निश्चित तौर पर देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो करंट भी साथ ही साथ करते चले। 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर केवल पहला स्टेटमेंट सही, इसलिए केवल एक हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? पहला दिया तृतीय कर्नाटक युद्ध। अब ये समझ लीजिए पहले कि ये तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ। तो जो ये तृतीय कर्नाटक युद्ध है, ये इसका जो अगर आप शासन समय देखेंगे तो 1758 से 1763 के बीच में, और 1763 में ही पेरिस की संधि हुई। और अगर आप इस तृतीय कर्नाटक युद्ध को देखें तो इसी बीच 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध हुआ और वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार कर दी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, दूसरी बात याद रखनी है आपको कि तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था ये सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। इस तरह के प्रश्न जो है इससे कोरिलेट करके पूछे जाते हैं, यानी पहला सुमेलित है। दूसरा कहा कि फर्रुखसियर का फरमान था कि बंगाल और गुजरात में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण विशेषाधिकार, ये स्टेटमेंट सही है। अगला करा कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क सती प्रथा का उन्मूलन इसकी विशेषता है, ये भी बात सही है। साथ ही साथ अगर आप अल्बुकर्क के बारे में देखेंगे तो अल्बुकर्क को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और अभी हमने आपको बताया था पिछले ही लेक्चर में कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क के अलावा अल्मीडा जो था वो पहला पुर्तगाली गवर्नर था, लेकिन अल्फांसो द अल्बुकर्क को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1510 में उसने बीजापुर के सुल्तान को हराकर गोवा को आसानी से अपने अधिकार में कर लिया। ये भी अल्फांसो द अल्बुकर्क से। और सन पूछता है कि किस ईयर में, तो 1510 में। अगला देखिए, ये भी सुमेलित है। अगला कह रहा है कि हुगली की लड़ाई डचों द्वारा अंग्रेजों की हार, ये उल्टा दे दिया। अब जरा समझ लीजिए थोड़ा इसके बैकग्राउंड से। तृतीय आंग्ल डच युद्ध हुआ 1672 से 74 के बीच में, और सूरत और बंबई की जो नई अंग्रेजी व्यवस्था के बीच संपर्क टूट गया, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी में 3 अंग्रेजी जहाजों पर डच सेना ने अपना कब्जा कर लिया। तीसरा आंग्ल डच का युद्ध कब हुआ? 1672 से 74। उसके बाद हुगली की लड़ाई हुई नवंबर 1759 में, और इसमें अंग्रेजों ने अपना प्रतिशोध पूरा किया और डचों को हरा दिया। और इसमें भारत में डचों की महत्वपूर्ण, मतलब समझ लीजिए कि उनको एकदम कुचल के रख दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि हुगली की लड़ाई में डचों द्वारा अंग्रेजों को नहीं, अंग्रेजों द्वारा डचों की सेवा कर दी गई। यानी 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अगला देखिए 14, कह रहा भारतीय मध्यकालीन भारत के संदर्भ में नाद गवुंडा शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो इसमें आप राष्ट्रकूट साम्राज्य में देखेंगे तो जो राजस्व अधिकारी थे उनको नाद गवुंडा या देसा ग्रामकूट भी कहा जाता था। ये दोनों नाम, देसा ग्रामकूट या नाद गवुंडा, यानी कि 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। 15 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, यानी जिसको शॉर्ट में कहते हैं TIWB कार्यक्रम का संदर्भ निम्नलिखित में से किसके लिए? तो पहले ये समझ लीजिए कि हाल ही में अभी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको आप शॉर्ट में UNDP कहते हैं, और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है OECD, इसकी संयुक्त पहल से ये टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी TIWB को सेशल्स में लॉन्च किया गया। ठीक है, इस प्रकार पहला स्टेटमेंट, इसका मतलब पहले स्टेटमेंट में ये बात तो सही लिखी है कि सेशल्स में लॉन्च हुआ। और दूसरी बात ये जान लीजिए कि TIWB जो है एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। ठीक है, जो दुनिया भर के विकासशील देशों की लेखा परीक्षण क्षमता और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुपालन को मजबूत करने के लिए जुलाई 2015 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, जो दूसरे स्टेटमेंट में भी दिया है। अब आइए जरा स्टेटमेंट को देख लेते हैं। कह 2021 में इसे भारत के साथ भागीदार प्रशासन के रूप में सेशल्स में लॉन्च किया गया। ये बात सही है, भारत को इसमें भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया और भारत ने इस कार्यक्रम में कर विशेषज्ञ भी उपलब्ध कराए।
यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ की संयुक्त पहल से इसे पहली बार 2015 में लॉन्च किया गया। अभी हमने आपको बताया कि इसे जुलाई 2015 में तो लॉन्च किया गया, लेकिन आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ की संयुक्त पहल से नहीं। हमने शुरुआत में अपने एक्सप्लेनेशन में बताया कि यूएनडीपी और ओईसीडी के सहयोग से, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ केवल ए यानी 15 का ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक शुरू की गई? अब पहली बात तो ये हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक क्या है भाई? ये CSIR NGRI द्वारा इसको शुरू किया गया। इसके माध्यम से भूभौतिकी मानचित्रण तकनीकी है और इससे जमीन में 500 मीटर की गहराई पर उप सतह का एक उच्च स्तरीय 3D तस्वीर खींची जा सकती है। और इसका उपयोग किसने किया? जल शक्ति मंत्रालय ने। और कहां पर किया? तो राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में जल प्रबंधन के लिए। यानी कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 16 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 17 देख लीजिए, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा कि विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो अभी आपने इसको पढ़ा कि जो चोल साम्राज्य का संस्थापक था वो कौन था? विजयालय, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि गंगईकोट चोल शब्द का अर्थ है कि वह राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अब जरा इसको समझ लीजिए, इससे रिलेटेड काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। राजेंद्र प्रथम का शासनकाल था और उसका जो सबसे लोकप्रिय काम था कि कलिंग से बंगाल तक मार्च निकाला और चोल सेना ने गंगा नदी को पार किया और 2 स्थानीय नेताओं को वहां हराया भी। और एक चोल सेनापति के नेतृत्व में यह अभियान कब हुआ? 1022 में हुआ। और राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोट चोला का अर्थ क्या होता है? गंगा पर विजय प्राप्त करने वाला चोल, इसकी उपाधि स्वयं ली। ठीक, यानी कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि गंगईकोट चोला की उपाधि किसने ली, तो आपका जवाब होगा राजेंद्र प्रथम। और उसने कावेरी नदी के मुहाने पर एक राजधानी बनाई और उसका नाम रखा गंगईकोट चोलपुरम। इसका अर्थ क्या होता है कि गंगा पर विजय प्राप्त करने वाला चोल शहर। ठीक है, बात समझ आ गई? इस प्रकार आपका दूसरा कथन भी सही है और पहला और दूसरा कथन दोनों सही है और आपने इसको डिटेल में भी देख लिया। 17 का जवाब होगा सी। 18 देख लीजिए, सन 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था? अब देखिए, ये थोड़ा सा प्रश्न और विस्तार लिया है। अभी तक आपने ये पढ़ा था कि 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ और त्रिपुरी वर्तमान में मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। दूसरी बात आपने ये समझी थी कि ये वही त्रिपुरी अधिवेशन है जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव में हराया। उसके बाद उन्होंने 1939 के अधिवेशन से इस्तीफा दिया और उनके जाने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इतनी मोटी मोटी बात आप पढ़ते रहे। और उसके बाद आपने ये भी पढ़ा था, जो आधुनिक भारत की सीरीज थी, कि 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब एक बात याद रखिएगा कि त्रिपुरी में एक प्रस्ताव और पारित हुआ था कि कांग्रेस ने कहा कि जो निर्मम और अमानवीय साम्राज्यवाद के खिलाफ चीन के लोगों के साथ उनकी मुसीबत में सहानुभूति के तौर पर कांग्रेस खड़ी है और कांग्रेस ने अपनी तौर पर चीन के लोगों के लिए एक मेडिकल मिशन भी भेजा था। इसका मतलब हो गया कि 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे गांधी ने देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा था? तो आपका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने देशभक्तों के बीच में राजकुमार कहा था। यानी 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब 20 देखिए, कर विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी 20 का सही जवाब होगा सी। अब दूसरी बात ये पूछी जा सकती है कि जो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, 2021 की थीम क्या थी विश्व शिक्षक दिवस की 5 अक्टूबर को? टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। दूसरी बात की इस 5 अक्टूबर शिक्षक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसका शार्ट फॉर्म होता है यूनेस्को, इसने भारत के लिए अपनी 2021 की एक रिपोर्ट जारी की। वो कौन सी रिपोर्ट थी? स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट। और उसमें क्या कहा? नो टीचर नो क्लास, इसको लॉन्च किया था। ये भी बात साथ में याद रखिएगा। 20 का सही जवाब हो जाएगा सी, 5 अक्टूबर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी कि पीएम मित्र पार्क की मंजूरी दी। पहली बात समझ लीजिए कि पीएम मित्र को क्या कहते हैं? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। अब एक बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ टेक्सटाइल शब्द का प्रयोग हुआ। इसका मतलब है कि मित्र पार्क का उद्देश्य क्या होगा? कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक के संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर एकीकृत करना। यही तो कर रहा है ना, इंटीग्रेटेड। अब चलिए, यानी कि इसका उद्देश्य आपने समझ लिया। ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो स्थापित करने की बात की, ये 7 पार्क स्थापित करने की बात की थी। यानी आपका 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि निम्नलिखित में से किस वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख हुआ है? तो याद रखिएगा कि ऋग वेद में सप्त सिंधु का प्रयोग हुआ है। सप्त सिंधु का मतलब है 7 नदियों की भूमि। ठीक है, अब भाई कौन सी 7 नदी हैं?
तो सप्त सिंधु में सिंधु और सरस्वती के साथ पंजाब की 5 नदियां हैं। अब कौन कौन सी नदी पंजाब की 5 है? झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, सतलज। ठीक है, तो इस प्रकार 7 नदियां कौन कौन सी हो गई? सिंधु, सरस्वती, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब इसके अलावा आपने ऋग्वेद को पिछले लेक्चर में डिटेल में समझा है। ठीक है, तो रिपीट करेंगे तो वो लंबा खींच जाएगा। 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। अगला देखिए, करा है कि निम्नलिखित में से कथन दिए गए हैं और उनका कारण है उसकी जांच करना है। लिखा है परवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राज निर्माता के रूप में जाना जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने शासन काल प्रारंभिक हुए आप उसमें देखेंगे तो यही सब राजा को गद्दी पर बैठाते थे और हटाते थे। कौन? सैयद बंधु। सैयद बंधु में क्या है? इसका मतलब हसन अली और हुसैन अली, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा करा कि मुगल साम्राज्य इतना विशाल और बोझल हो गया था कि वह किसी कमजोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षतापूर्ण प्रशासन नहीं किया जा सकता था। यह भी कारण भी सही है, लेकिन यहां पर कारण और कथन में संबंध स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। पहले में सैयद बंधुओं की भूमिका के बारे में है और दूसरे कारण में मुगल साम्राज्य की उसकी समस्या के बारे में है। इसका मतलब यह है कि दोनों कथन और कारण इंडिविजुअल सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें व्याख्या नहीं कर रहा। अगला देखिए, कला चोल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रामों में वयस्क पुरुषों की सभा को मंडलम कहा जाता था। ये स्टेटमेंट गलत है। जो ब्राह्मण गांवों के में जो वयस्क पुरुषों का जमावड़ा होता था उसको अग्रहारम कहते थे। क्या कहते थे? अग्रहारम, यानी पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा कह रहा है कि प्रशासन की मूल इकाई नाड़ू थी। ये बात सही है कि जो प्रशासन की मूल इकाई थी वो नाड़ू थी और इसमें कई गांव शामिल थे और उनके बीच में घनिष्ठ संबंध थे। यानी यहां पर आपका दूसरा कथन तो सही है, पहला कथन गलत हो गया। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल 2। अगला देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्विरिक्स को समर्थन दिया। जो क्या है? ये इंजेक्शन योग्य टीका है। यानी 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। और ये टीका अफ्रीका में सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, यानी कि 25 का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, यहां एक बात और आपको याद रखना होगा कि भारत मलेरिया मुक्ति करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक। ठीक है, 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। अगला देखिए, कर प्रांत है उनके शासकों का संस्थापकों का संबंध पूछ रहा है। जैसे हैदराबाद में करा कि मुर्शीद को लिखा, पहला ही गलत हो गया। हैदराबाद जो है ये मुर्शीद को लिखा नहीं, आसफ जाह वंश का संस्थापक था चिंकलीज खां, जिसको निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। और उसने 1725 में शासक बना और खुद को आसफ जाह की खिताब से किया। इसका मतलब हैदराबाद का संस्थापक कौन? चिंकलीज खां, या उसको निजामुल मुल्क भी कहते हैं। अवध का स्थापना सादत खां, बिल्कुल सही है। केरल में मार्तंड वर्मा, याद रखिएगा ये जो केरल का सादत खां है इसको बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं। ठीक है, केरल में कौन था? मार्तंड वर्मा, ये भी सही है बिल्कुल। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? त्रावणकोर में। जाट के बारे में अगर देखेंगे तो ये जो दिल्ली, मथुरा और आगरा में बसने वाले खेतिहर जाटों ने अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ विद्रोह किया और कुछ शुरुआती नाकामी के बाद चूड़ामन और बदन सिंह ने भरतपुर में जाट साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता हासिल की। यानी जाट के साथ साथ चूड़ामन और बदन सिंह ये दोनों नाम आए तो आप सीधे उसको जाट से स्टैब्लिश कर देंगे। 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, हैदराबाद का मिलान गलत है। अगला देखिए, कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में विष्टि शब्द का क्या अर्थ है? अब आइए जरा विष्टि को समझ लीजिए। ये जो विष्टि है ना, ये बधुआ मजदूरी से संबंधित है। होता क्या था कि जो मध्यकालीन भारत थी उसमें किसानों के ऊपर उपज का 6वां हिस्सा एज ए राजस्व दर लिया जाता था। उसके अलावा कई सारे अतिरिक्त उपकर थे, जैसे चराई कर, तालाब पर कर, इतने उपकर थे कि इसके कारण किसानों को बधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी। इसीलिए उसका शब्द वहां पे प्रयोग होता था उस समय, विष्टि शब्द का प्रयोग। ठीक है, यानी 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। 28 देखिए, निम्नलिखित में से गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में जब रंगून से एक रेडियो प्रसारण किया तो उसमें कहा था कि हमारे राष्ट्र का पिता। ठीक है, यानी कि 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। 29 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औद्योगिकीकरण का समर्थन किया था। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। याद रखिएगा मैंने एक एक्सप्लेनेशन में बताया था कि गांधी जी और नेहरू जी के बीच में बाकी चीजों में तो कई सारे विचार मिलते थे, लेकिन आर्थिक जब उन्नति की बात होती थी तो इन लोगों के विचार आपस में क्लैश करते थे। नेहरू जी का मानना था कि औद्योगिकरण ही भारत की बढ़ती और मतलब आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होगी और गरीबी भी हटाया जा सकता है। वहीं गांधी जी क्या कहते थे? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मतलब कुटीर उद्योग और इनको बढ़ावा देकर हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है,
ये भी कथन गलत है। क्यों? क्योंकि नेहरू जी समाज के उत्थान और सुधार के लिए आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास करते थे, जबकि गांधी जी राज्य की सत्ता पर संदेह करते थे। ठीक है, वो कहते थे कि हम लोगों और समुदायों की अंतरात्मा और इच्छा पर भरोसा करते हैं। कौन? गांधी जी कहते थे। यानी दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, यानी 29 का डी सही होगा, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट गलत है। अगला देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत के 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब ये बात आती है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनटीसीए, इसी के द्वारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को संयुक्त रूप से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और ये क्रम में कौन सा है? 53वां। अब जरा कुछ और भी नाम विकल्प में दिए, उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। जैसे विकल्प में एक नाम दिया है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, इसको 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, और ये कहां पर है? राजस्थान में है। इसके अलावा विकल्प सी में आप देख रहे हैं श्रीविल्लीपुथूर और मेघम लाई अभयारण्य है, ये भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और ये कहां पर है? तमिलनाडु में है। और डी ऑप्शन में दिया है कमलांग टाइगर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये भारत का 50वां टाइगर रिजर्व है। इनको भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार सुमेलित करने के लिए दे देता है या कथन में पुराना पूछ देता है, तो इसलिए याद रखिएगा 30 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक के संदर्भ में कुछ कथन है, उस पर विचार कीजिए। पहला दे रहा है कि रिपोर्ट में भारत का 90वां स्थान है, ये बिल्कुल सही है। और अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि यूएसए इस साल की सूची में शीर्ष पर है, ये गलत है। इस साल छोड़ दीजिए, लगातार 3 साल से जापान शीर्ष स्थान पर है और इस साल 2021 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान और सिंगापुर को शीर्ष पर रखा गया है। वहीं अगर दूसरे स्थान पर बात करें तो दक्षिण कोरिया और जर्मनी को संयुक्त रूप से रखा गया है। ठीक है, तो इस बार की भी आप शीर्ष का याद रखेंगे, जापान और सिंगापुर है। यानी 31 में पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत हो गया। यानी 31 का सही आंसर क्या होगा? केवल एक, यानी ए ऑप्शन सही होगा। देखिए 32 करा जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्यता जांच करिए। करा कि जैन धर्म 3 सिद्धांत हैं और इन्हें त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। और उसमें त्रिरत्न 3 सिद्धांत कौन से हैं? सम्यक आस्था, या जिसको सम्यक दर्शन भी कहते हैं, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक चरित्र, चरित्र कहें या आचरण कहें। ठीक है, यानी ये 3 जैन धर्म के रत्न थे। इसके अलावा जैन धर्म में 5 व्रत है। ठीक है, ये 5 महाव्रत के कौन कौन से हैं? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कई बार इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछा गया। अगला कह रहा है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। अगला कह रहा है श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। दिगंबर जो थे वो आकाश को अपना वस्त्र मानते थे और जो श्वेतांबर थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यानी जो दिगंबर थे ये नग्न रहते थे। यानी 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, यानी 1 और 2 दोनों। अगला देखिए, कह रहा है कि ये कुछ घटनाएं हैं, इनको कालानुक्रम करना है, चलिए कर देते हैं। पहला दिया है इलाहाबाद की संधि। अभी हमने पिछले एक्सप्लेनेशन में आपको कहा था, पिछले वीडियोस के, इसीलिए मैं कहता हूं कि एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा जोर दे, क्योंकि वो कोरिलेट होता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। रॉबर्ट क्लाइव ने 2 इलाहाबाद की संधि की। पहली इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। और दूसरी जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो 16 अगस्त 1765 को हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव और अवध का नवाब था जिसका नाम था सुजाउद्दौला, यानी पहला हो गया 1765। फिर दिया श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये भी अभी आपने पढ़ा। श्रीरंगपट्टनम की संधि कहाँ हुई थी? पहले, ये प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच में। इसी युद्ध में 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। और ये भी कई बार पूछता है कि इस समय गवर्नर कौन था, तो आप बताएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और ये भी याद रखिएगा, ये वही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है जिसमें टीपू ने आधा राज्य भी खो दिया और उनके बेटों को अंग्रेजों ने बंधक भी बना के रखा था, यानी इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। अगला है मैंगलोर की संधि। मैंगलोर की जो संधि हुई थी वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। अब ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 1784 के बीच में। गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। इसी युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई और उसके बाद टीपू सुल्तान ने नेतृत्व को संभाला था। ठीक है, और उसी में मंगलौर की संधि हुई। ये कब हो गई? 1784 में। अगला कह रहा है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि 1838 में रणजीत सिंह ने की थी। इस प्रकार आपने सारे जो भी संधि थी उनकी ईयर को देख लिया। अब आपको रिलेट कर दीजिए, तो आपका 33 का जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम वंश का संस्थापक था? ये रिपीटेड प्रश्न है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया। गुलाम वंश को शासन करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्टेब्लिश किया। एक बात और याद रखिएगा, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गोरी का तुर्की गुलाम था। ठीक है, इसने तराइन की लड़ाई के बाद भारत में तुर्की सल्तनत के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक चीज और याद रखिएगा कि गोरी ने उसे भारतीय संपत्ति का गवर्नर बना दिया था। ठीक है, उसके बाद इसने
दिल्ली सल्तनत में पहला गुलाम वंश स्टैब्लिश किया था, यानी 34 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला देखिए, और इसके बारे में इसने जो और डिटेल काम किए थे वो हम लोगों ने पहले चर्चा कर लिया है। 35 देखिए, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखते हैं, पहला दे रहा है कि स्थानीय जल संग्रहण पर यानी TWS पर केंद्रित है। कौन? स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट 2021, ये पहला स्टेटमेंट यहां पर सही है। अब ये ध्यान दीजिए कि किसने ये जारी किया, तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा जारी किया गया। अब यहाँ अगला कथन है, भारत में जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घट रही है। ठीक है, ये बात सही है कि अगर औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध 2011 में देखा जाए कितना घटकर 1545 क्यूबिक मीटर हो गया, और जबकि अगर 2001 से तुलना की जाए तो 2001 में कितना था प्रति व्यक्ति क्यूबिक मीटर, तो वो था 1816, यानी 2001 में 1816 से घट के 2011 में 1545 क्यूबिक मीटर हो गया। और केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने ये अनुमान लगाया है कि 2031 तक ये घटकर 1367 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। ये एग्जैक्ट इसके फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला कथन है कि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में सबसे बड़ा स्थलीय जल नुकसान हुआ है, ये भी कथन सही है। यानी कह रहा है कि TWS की जो रिपोर्ट थी 20 वर्षों में, उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष 1 सेंटीमीटर की दर से गिरावट हो रही है और सबसे ज्यादा नुकसान अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड को हुआ है। डी ऑप्शन कह रहा है कि इस रिपोर्ट को UNFCCC द्वारा जारी किया गया, गलत है। मैंने अभी शुरुआत में ही बता दिया कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा इसको जारी किया गया। 35 का सही जवाब होगा डी। 36 देख लीजिए, कह रहा है हाल ही में निम्नलिखित में से ब्रिक्स देशों में से कौन हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल, यानी जिसको शॉर्ट में HAL कहते हैं, इसमें शामिल हुआ। इसका सही जवाब होगा भारत। यानी भारत अभी हाल ही में हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल यानी HAC में शामिल हुआ, और ये ब्रिक्स का पहला देश है। अब ब्रिक्स में कौन कौन है, तो नाम से ही क्लियर है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और ये जो HAC है ना, ये एक अंतर सरकारी समूह, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि इसे 2019 में कोस्टारिका, फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब एक बात और याद रखिए कि इसका लक्ष्य क्या है कि 2030 तक दुनिया के कम से कम 30% भूमि और महासागर की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया जाए, और इसके लिए इसने एक लक्ष्य रखा वैश्विक 30x30 लक्ष्य। यदि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वैश्विक 30x30 लक्ष्य किससे संबंधित है, तो तुरंत आप HAC यानी एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल्स तुरंत बता देंगे, ठीक है। यानी 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा बी। 37 देख लीजिए, करा निम्नलिखित में से इसको सुमेलित करना है। चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है सराय अदल। सराय अदल जो था ये कपड़ा और किराना बाजार से संबंधित है। साहना ए मंडी ये बाजार अधीक्षक से संबंधित है। वरीद ये खुफिया अधिकारी, और मुहिनिया ये गुप्त जासूस था। यानी कि यहाँ पर ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा है। यानी 37 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में संभावित कारण क्या थे। पहला करा है कि यह क्रिप्स मिशन की विफलता के परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआती कारण है, तो यह बात सही है। अगला करा है भारतीयों में डर था कि संभावित जापानी आक्रमण पर अंग्रेज स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी का पालन करेंगे, यह दूसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इस प्रकार 38 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा इंडियन नेशनल आर्मी जिसको शॉर्ट में कहते हैं INA के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। यह भारतीय युद्धबंदियों की एक सेना थी, यह कथन सही है। दूसरा करा INA की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह द्वारा की गई थी, यह दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। यानी इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित ये दोनों कथन सही है। 39 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ सैन्य अभ्यास अजय वारियर किस भारतीय प्रदेश में हुआ था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि उत्तराखंड के किस जगह पे, क्योंकि कई बार राज्य का नाम ना देके एग्जैक्ट लोकेशन देता है, तो उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था, ठीक है। और ये पूछा जाए कि कौन सा संस्करण था, तो ये छठा संस्करण था, ठीक है। और किसके बीच हुआ, भारत और UK के बीच में अजय वारियर। इस प्रकार 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा बी, उत्तराखंड के चौबटिया में। 41 देख लीजिए, साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो आपका सही जवाब होगा एक उपन्यासकार थे, यानी 41 का ए ऑप्शन होगा। अब उस उपन्यासकार का नाम क्या है, अब्दुल रज्जाक गुरनाह। इनको अब्दुल रज्जाक गुरनाह को उपनिवेशवाद में प्रभावों और संस्कृति और महाद्वीपों के बीच खाई में जो शरणार्थियों के भाग्य हेतु जो अडिग और करुणामयी जो पैठ इनकी है, यानी मेन रूप से शरणार्थियों की बात की गई, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। यानी 2021 का नोबेल साहित्य का अब्दुल रज्जाक गुरनाह ये कौन थे, ये उपन्यासकार थे, ठीक है। यानी 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा ए। अगला देखिए, अब यहाँ पर कुछ बौद्ध परिषद यानी कि बौद्ध संगीत समितियां जो होती हैं उनके कालानुक्रम को पूछ रहा है। जरा इसको विस्तार से समझिएगा, क्योंकि ये प्रश्न ज्यादा पूछे भी जाते हैं। जैसे पहली बौद्ध संगीत समिति ये 483 ईसा पूर्व में हुई, कहाँ पर हुई थी, राजगृह में। और सप्तपर्णी गुफा
यानी पहला जो राजगृह दिया है ये 483 ईसा पूर्व पहली थी। इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। शासक कौन था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु किस वंश का है? तो हर्यक वंश का है। अगला है द्वितीय बौद्ध समिति। और द्वितीय बौद्ध समिति में कब हुई? तो 383 ईसा पूर्व। और कौन सा स्थान है? वैशाली में हुई, यानी तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे। और ये शासक कौन था? द्वितीय बौद्ध समिति में शासक कौन था? कालाशोक था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सबकामिन। अगला करा है कि तृतीय बौद्ध संहिता, ये कब हुई? 250 ईसा पूर्व। स्थान कौन है? ये पाटलिपुत्र में हुई। शासक कौन था? अशोक। अशोक किस वंश से? मौर्य वंश से। और अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्र ने की। चतुर्थ बौद्ध संहिता कौन है? चतुर्थ बौद्ध संहिता ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई। कहाँ पे हुई? कुंडलवन कश्मीर में हुई। किसके शासनकाल में? कनिष्क के। और किस वंश का है कनिष्क? कुषाण वंश का। इसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र में। और चौथे बौद्ध संगीत की उपाध्यक्ष कौन था? अशोक घोष। यहाँ उपाध्यक्ष ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये आपने क्रम देख लिया। यानी इस प्रकार अगर आप व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले राजगीर, और फिर उसके बाद वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर हो जाएगा। यानी 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात को आपको याद रखना है। अगला देखिए 43 का रहा है कि निम्नलिखित में से गवर्नर और उनकी नीति के बारे में है। यहाँ पूछ रहा है, सबसे पहले चलिए नाम की तरफ से चलते हैं। वॉरेन हेस्टिंग ने रिंग फेंस नीति अपनाई थी। यानी ए को आप सही सुमिलित कर देंगे किसके साथ? पहले के साथ, ठीक है। रिंग फेंस नीति क्या है? इसका उद्देश्य था कि कंपनी सीमाओं की रक्षा के लिए एक बफर जोन बनाना चाहती थी, ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग की यह नीति मराठा और मैसूर के खिलाफ जो है उसके युद्ध में परिलक्षित भी हुई। यानी पहले का सही है, ए का पहला। अगला करा है कि वेलेस्की, ये वेलेस्ली जो थे ये सहायक संधि से संबंधित, यानी बी का दूसरा। लॉर्ड डलहौजी का समय जो है ये हड़प नीति से, हड़प नीति को कहते हैं व्यपगत नीति, ठीक है। हड़प नीति को क्या कहते हैं? व्यपगत नीति कहते हैं, यानी इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या होता था? इसमें होता था कि जो दत्तक पुत्र है वो पिता की निजी संपत्ति को तो पाएगा, लेकिन वो राज्य में हिस्सा नहीं पाएगा, यानी राज्य में वो शासक के तौर पर मान्य नहीं। अगला है लॉर्ड लिटन, और इसने प्राउड रिजर्व नीति अपनाई थी। ये जो प्राउड रिजर्व नीति है ये विदेशी नीति है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? कि वैज्ञानिक सीमाओं और प्रभाव क्षेत्र की रक्षा की जाए। और लिटन ने इससे संबंधित एक स्टेटमेंट भी दिया था अफगानिस्तान से रिलेटेड, कि अब हम अफगानिस्तान के साथ जो अपने संबंध हैं उसको हम लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। यानी लिटन की जो प्राउड रिजर्व नीति है ये विदेश नीति है। यानी इस प्रकार आपने सुमिलित कर दिया, और आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 43 का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए 44, कह रहा मध्यकालीन राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और उनका कालानुक्रम सेट करिए। अब आप ये देख लीजिए कि पूछ रहा है मामलुक वंश या दास वंश। अब देखिए जो मामलुक वंश है ना, अभी आप गुलाम वंश पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। गुलाम वंश को ही मामलुक वंश या दास वंश भी कहा जाता है। अब दूसरी बात कि इसके संस्थापक कौन थे? तो अभी आपने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अगला है, इसके बाद आया था खिलजी वंश। खिलजी वंश में कौन है? 1290 से 1320 तक, और जलालुद्दीन खिलजी इस खिलजी वंश की नींव रखी थी। उसके बाद आया था तुगलक वंश, ये 1320 से 1414 तक था। ये गयासुद्दीन तुगलक जो था तुगलक वंश का संस्थापक था। इसके बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से लेके 1451 तक है। और जो खिजरा खां था ये सैयद वंश का संस्थापक था, या जिसको खिजर खां भी कहते थे। और लोधी वंश उसके बाद आया। लोधी वंश यहाँ नहीं ऑप्शन में, लेकिन इसको अगर कर दिया जाए तो ये जो दिल्ली सल्तनत का जो पूरा क्रम है वो क्लियर हो जाएगा। लोधी वंश कब तक आया? 1451 से लेकर 1526 तक। और लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। यानी क्रम क्या हो गया? गुलाम वंश यानी मामलुक वंश, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, अंत में लोधी वंश। यानी 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 45, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी को एयर इंडिया यानी एआई में भारत सरकार की 100% इक्विटी शेयर धारिता मिल गई है? तो आपका सही जवाब होगा टेलिस प्राइवेट लिमिटेड। याद रखिएगा ये जो टेलिस प्राइवेट लिमिटेड है ये टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। यानी 45 का सही जवाब होगा बी। 46 देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कथन है और कारण इनको देखना है। कह रहा कृषक विद्रोह और साहूकारों के लालची तरीकों और साधनों और बेदखली के विरुद्ध प्रदर्शन था। यानी जो कृषक विद्रोह था ये साहूकारों के लालचीपन और उनके तरीके और उनकी बेदखली ये सारी के विरुद्ध कृषक विद्रोह हो रहा था। ये स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। दूसरी बात कह रहा है कि औपनिवेशिक नीतियों द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग की बर्बादी ने लाखों कारीगर और शिल्पकों को आर्थिक रूप से दरिद्र बना दिया और उनके पारंपरिक संरक्षकों और खरीदारों के गायब होने से उनकी परेशानी बढ़ गई थी। ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन यहाँ पर एक बात आप देख रहे होंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअल तो सही है लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 46 का। अगला देखिए 47 कह रहा है कि भारत में गुरुमुखी लिपि का उपनाम था। तो याद रखिएगा जो ये गुरुमुखी लिपि है ना ये सिकंदर लोदी के समय में है। ठीक है, अब देखिए सिकंदर लोदी के बारे में क्या महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी होगी। इसने आगरा की भी स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। कब? 1504 में। और गुरुमुखी लिपि जो कहा जा रहा है इसके नाम से उन्होंने एक फारसी छंद लिखा था। ठीक है, यानी 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका?
डी हो जाएगा, ठीक है, यानी सिकंदर लोदी। अगला देखिए 48 का आज़ाद हिंद फौज यानी जिसको इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए कहते हैं, इसका स्मारक कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा जब ये आज़ाद हिंद फौज बर्मा की सीमा पार करके 1944 में भारतीय जमीन पर आई तो ये कोहिमा और इम्फाल की तरफ आगे बढ़ी और 14 अप्रैल को बहादुर समूह के कर्नल थे मलिक, उन्होंने मणिपुर में एक जगह है मोइरंग, वहां पर उस भूमि पर जय हिंद और नेताजी जिंदाबाद के नारे लिखे और पहली बार वहां पर आईएनए का झंडा फहराया, जहां पर आईएनए मेमोरी ये कॉम्प्लेक्स इस समय मौजूद है। यानी 48 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मणिपुर के मोइरंग में, ठीक है। अब देखिए 49 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में क्या बदलाव आया? तो कह रहा है कि दुनिया भर में शक्ति की गतिशीलता में परिवर्तन आई, बिल्कुल सही। कह रहा है पूरे यूरोप में समाजवादी कट्टरपंथी सरकारों की लहर आई, ये भी बात सही है। और कह रहा है कि वियतनाम और इंडोनेशिया में साम्राज्यवाद विरोधी लहर आई, यह भी कथन सही है। इस प्रकार 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए कह रहा है कि 50वां प्रश्न कह रहा है हाल ही में 2021 में नोबेल का शांति पुरस्कार किस पत्रकार को दिया गया? ठीक है, अब यहाँ शांति का नोबेल पुरस्कार पूछ रहा है। ये फिलीपींस के पत्रकार मारिया रेसा और रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोव को अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया। 50 का सही जवाब हो जाएगा सी, रूस और फिलीपींस। इस प्रकार आपने तीसरे टेस्ट के पहले पार्ट को कंप्लीट कर लिया। जिन लोगों ने अभी पहले और टेस्ट के पार्ट नहीं कंप्लीट किए उसको अविलंब कर लें। इस प्रतिकूल मौसम के में कुछ टाइम टेबल ऐसा सेट कर लें ताकि आपका काम नियमित रूप से हो जाए। यानी अगर आप चाहें तो अपने मॉर्निंग और नाइट के शेड्यूल को सेट करके आप इसको काम को करना होगा।